जंगल का राजा कबूतर था, लेकिन कबूतर राजा अब कई दिनों से बहुत बीमार रहने लग गया था। महल में जंगल के सबसे अच्छे अच्छे वैद्य को बुलाया जाता है, लेकिन राजा कबूतर ठीक ही नहीं होता और फिर एक दिन कबूतर राजा मर जाता है। ये सब सुनकर सभी पक्षी बहुत उदास होते हैं और एक दिन सब पक्षी इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, अब कबूतर राजा तो मर गए हैं। हम सब पक्षियों को अब ये निर्णय लेना होगा कि हम सब में से हमारे जंगल का अब कौन पक्षी राजा बनेगा। चिड़िया, ये कोई आसान काम नहीं है राजा बनना। जो हमारा राजा होगा उसे न्याय करना होगा और हम सब पक्षियों की अच्छे और बुरे समय में मदद करनी होगी। और हाँ, उसे शक्तिशाली भी होना चाहिए। देखो पक्षियों, मेरा विचार तो यही है। तुम सब पक्षियों में से शक्तिशाली तो मेरा पति है। अगर विश्वास नहीं तो मुकाबला करके देख लो मेरे बादल जी के साथ। देखना, किसी भी पक्षी को 1 मिनट में हरा देगा मेरा पति। आप सब पक्षी मेरे पति को ही राजा बना दे। फिर सभी पक्षी बिजली कवि की बात मान लेते हैं और बादल कव्वे को ही अपना राजा बना लेते हैं। और फिर बादल कव्वे को राजा का ताज पहना दिया जाता है और बिजली कव्वी बन जाती है जंगल की रानी। लेकिन बिजली कव्वी तो बहुत ज्यादा शरारती थी। एक दिन बिजली कव्वी बैठी हुई थी कि उसके दिमाग में एक मजाक आता है। वो सभी पक्षियों से ऐसा कहती है, पक्षियों, तुम सबके लिए एक चुनौती है और जो पक्षी भी उस पर पूरा उतरेगा मैं उसे अपना सलाहकार बनाऊंगी। क्या चुनौती है रानी जी? चिड़िया, जो जंगल के बीचों बीच बड़ी नदी है, सारी रात उस पक्षी को उस नदी में ही खड़ा होना होगा। जो पक्षी भी सारी रात उस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा मैं उसे बनाऊंगी अपना सलाहकार। सर्दियों का मौसम था, जंगल में ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए कोई भी पक्षी बिजली कवि की चुनौती को मानता नहीं है। हार गए ना तुम सब पक्षी, मुझे तो पहले ही पता था। तुम में से कोई भी पक्षी इतना शक्तिशाली नहीं है जो इतनी ठंड में नदी में रात गुजारे। बिजली की ये बात सुनकर तोता बिजली से कहता है, बिजली रानी, मैं मानता हूँ आपकी ये चुनौती, लेकिन अगर मैं पूरा उतरा तो बेशक आप मुझे सलाहकार ना बनाना, लेकिन मुझे ढेर सारा भोजन दे देना। और फिर बिजली कवि तोते की बात मान जाती है और फिर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। तोते भैया, क्या मरना है आपको ऐसी ठंड में? आप भला कैसे इतने ठंडे पानी में रात गुजार पाओगे? चिड़िया बहन, शाही खजाने से भोजन जो मिलेगा वो ढेर सारा होगा। वैसे भी तो भोजन आजकल मिल नहीं रहा। अगर मैंने किसी तरह रात गुजार ली तो मजे भी तो मैं ही करूँगा। चीकू भैया, जिंदा रहोगे तो मजे करोगे ना? मैं बिजली कवि की इस चुनौती पर जरूर पूरा उतरूंगा, तुम देख लेना चिड़िया। और फिर रात हो जाती है और समय भी हो जाता है। सभी पक्षी नदी के पास इकट्ठे हो जाते हैं। बिजली का बीबी अपने दोनों सिपाहियों के साथ वहां आ जाती है। सुन लो सभी पक्षी, ये तोता अपनी मर्जी से चुनौती कर रहा है। अगर ये मर गया तो कोई भी पक्षी मुझे ना कहे कि मैंने मारा है। मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो आप मुझे शाही खजाने से ढेर सारा भोजन देंगी। हाँ हाँ तोते, जिंदा रहे तो जरूर मिलेगा भोजन। और फिर तोता ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में खड़ा हो जाता है। सिपाही उल्लू, तुम ध्यान रखोगे इस तोते का। ऐसा ना हो कि हम चले जाएं और ये तोता पानी से बाहर आ जाए। और फिर बिजली का भी अपने दूसरे सिपाही के साथ महल में चली जाती है। समय गुजरता गया, जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है ठंड और भी बढ़ जाती है। फिर बाकी पक्षी भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और वहाँ रह जाते हैं तोता और सिपाही। उल्लू सिपाही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मुझे कुछ करना होगा। अगर मुझे भोजन चाहिए तो मुझे यहाँ से जिंदा जाना होगा। मुझे आशा करनी होगी कि मैं नदी के पानी में नहीं बल्कि पहाड़ों पर खड़ा हूँ। और ये सामने जो चांद है, ये एक आग का गोला है जो मुझे गर्माइश दे रहा है।
और फिर तोता अपने मन में यही सोचता है कि वो चांद उसे गरमाइश दे रहा है। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है और अगली सुबह हो जाती है। उल्लू सिपाही, जरा जाकर देखकर तो आओ, वो तोता जिंदा भी है या मर गया है। बिजली कवि अभी सिपाही को ये आदेश दे ही रही थी कि सभी पक्षियों के साथ तोता वहां आ जाता है। तोते, तुम सच में जिंदा हो, मरे नहीं ऐसे ठंडे पानी में। रानी जी, मैंने कर लिया और रात गुजार ही ली। आप अपने सिपाही से पूछ सकती हैं, मैं 1 मिनट के लिए भी पानी से बाहर नहीं निकला। लेकिन तोते, हम सब ये जानना चाहेंगे कि तुमने खुद में ये शक्ति कैसे पैदा कर ली, जो ऐसी ठंडी रात में ठंडे पानी में रात गुजारी। सभी पक्षी ये सुन लो, मैंने अपने मन में ये विचार किया, चांद एक आग का गोला है और चांद मुझे गरमाइश दे रहा है। बस मुझे जब ठंड लगती तो मैं उस चांद की तरफ देखता और ये महसूस करता कि मैं आग के पास बैठा हूँ। इसी कारण मैं जिंदा रहा, मैंने आशा बनाई रखी। इसलिए हमें कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन तोते, अब तुम्हें इनाम नहीं मिलने वाला। तुमने तो चीटिंग की है, सारी रात चांद से गरमाइश लेते रहे हो और अब आकर इनाम मांग रहे हो। रानी जी, ये न्याय नहीं है, आपने वादा किया था और मुझे कौन सा चांद की गरमाइश मिल रही थी। मैंने तो बस अपने मन को तसल्ली दी थी। लेकिन फिर भी तोते, कुछ ना कुछ गरमाइश तो मिली ही होगी तुम्हें चांद से। बिजली कवि अपने वादे से मुकर जाती है। तोता नाराज होकर वहाँ से चला जाता है और फिर बाकी पक्षी भी चले जाते हैं। बिजली, क्यों ऐसी शर्तें लगाती हो? अब हार तो गई हो, तुम इनाम दो या ना दो तोते को। पति जी, कौन सा इनाम, मैं तो मजाक कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बिजली कवि बीमार हो जाती है, लेकिन जिस जड़ी बूटी से बिजली कवि ने ठीक होना था, उस जड़ी बूटी का तो बस तोते को ही मालूम था। सिपाही, जाओ और तोते को बुला कर लाओ। और फिर सिपाही वहाँ से चला जाता है। तोते, तुम्हें रानी बुला रही है। तोते को तो बिजली कवि पर बहुत गुस्सा था। ठीक है उल्लू, तुम जाओ, मैं चाय पी कर आता हूँ। और फिर सिपाही वहाँ से चला जाता है। तोता एक लंबा बांस लेता है और एक बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उसे लंबे बांस के ऊपर बांध देता है और फिर उस बांस के नीचे आग जला देता है और वहीं बैठ जाता है। दूसरी ओर बिजली का भी इंतजार कर रही थी, लेकिन तोता तो अभी तक नहीं आया था। सिपाही, तुम फिर से जाओ और उस तोते को बुला कर लाओ। पूछो, अभी तक चाय बनी नहीं उसकी। उसे कहो कि जल्दी से चाय पिए और आ जाए। सिपाही उल्लू फिर से तोते के पास जाता है। तोते, तुम्हें रानी बुला रही है, जल्दी आओ। उल्लू सिपाही, तुम जाओ, मेरी चाय अभी तक नहीं बनी। जैसे ही चाय पक जाएगी तो मैं पी कर आ जाऊंगा। सिपाही फिर से चला जाता है। थोड़ी देर गुजरने के बाद बिजली की हालत तो और भी बहुत खराब हो जाती है। सिपाही, ये कैसी चाय है तोते की जो अभी तक नहीं बनी? बादल जी, तुम मेरे साथ चलो और सिपाही तुम भी। मैं देखती हूँ कि कैसी चाय है तोते की जो अभी तक नहीं बनी। फिर बिजली कवि बादल और सिपाही के साथ तोते की तरफ चली जाती है। वो देखते हैं कि तोते ने तो एक लंबे बांस पर बर्तन बांधा हुआ था और नीचे आग जलाई हुई थी। बिजली ये देखकर बहुत हैरान होती है। बादल राजा और बिजली रानी, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तो चाय पीकर आने ही वाला था, बस एक बार पक जाए चाय मेरी। तोते, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर चाय बनानी है तो उसे आग के ऊपर रखो। इतने लंबे बांस पर तुमने चाय रखी हुई है और आग नीचे जलाई हुई है। भला ऐसे कैसे तुम्हारी चाय बनेगी? बादल राजा जी, आप रानी को समझाएं, चांद कितनी दूर है, अगर वो मुझे गरमाइश दे सकता है तो मेरी चाय तो आग से ज्यादा दूर नहीं है। चाय भी पक ही जाएगी और मैं चाय पीकर ही जाऊंगा रानी के लिए वो जड़ी बूटी लाने। तोते की ये बात सुनकर वो सब समझ जाता है
कि तोता तो बिजली को शर्मिंदा करने के लिए ये सब कर रहा है। और फिर बिजली का भी अपने किए पर शर्मिंदा होती है और वो तोते से अपनी हार मान लेती है और उसे अपने खजाने से ढेर सारा भोजन देती है। अरे ओ कोमल, कहाँ मर गई? सुबह से मैं प्यासी बैठी हूँ। क्या तेरी माँ ने बड़ों को पानी पूछने का नहीं सिखाया? आ गई माँ जी, मैं तो नदी से ठंडा पानी लेने गई थी। रास्ते में बहुत तेज हवा चल रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे। जा, जब तक मेरा बेटा घर नहीं आता तू इस घोंसले में कदम नहीं रखेगी। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई घर से बाहर चली जाती है। जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। कोमल एक ऐसी चिड़िया थी जिसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन सावित्री को वो आवाज कांटों की तरह चुभती थी। उसी पेड़ के सामने एक सूखा हुआ पेड़ था जिस पर बादल कव्वा अपनी पत्नी बिजली कव्वी के साथ रहता था। वो कव्वे बहुत शैतान थे। बादल, लोहा गर्म है, बस एक चोट मारने की देर है। अगर हमने इस बुढ़िया को यकीन दिला दिया कि कोमल इसे मारना चाहती है तो वो इसे खुद घर से बाहर निकाल देगी। हाँ बिजली, वो इसे अपने घर से नहीं बल्कि जंगल से ही निकाल देगी। और जब बंटी अकेला रह जाएगा तो इसे डरा धमका कर इसके घर पर हम कब्जा कर लेंगे। ऐसे बातें कर करके वो काफी हंस रहे थे। फिर बिजली कव्वी वहाँ से चिड़िया की सास के पास जाती है और झूठी हमदर्दी दिखाने लगती है। माँ जी, मैंने सुना है कोमल आज जहरीली जड़ी बूटियों वाले खेत की तरफ गई थी। तुम जरा संभल कर रहना। आजकल की बहुएं राज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरी बहू मुझे मार डालेगी? हाँ माँ जी, आपको रास्ते से हटाकर वो इस घर पर कब्जा करना चाहती है। बिजली तो बहुत अच्छी है, अब से मैं ध्यान रखूंगी। ऐसे आग लगाकर बिजली कव्वी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सावित्री की हालत अचानक बिगड़ जाती है। इसके पर गिरने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अरे माँ जी, ये आपको क्या हो गया है? माँ जी उठिए। कोमल चिड़िया भागी भागी जाती है और तोते वैद को बुला कर लाती है। शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। माँ जी की हालत बहुत नाजुक है, ऐसे लगता है कि इन्होंने कुछ जहरीले बीज खाए हैं। ये सुनकर बिजली कव्वी शोर मचाने लगती है। हाय हाय पक्षियों, देखा इस चिड़िया को, इसी ने ही कुछ दिया होगा अपनी सास को। हाँ, याद आया, सुबह ये वही बीज छुपा रही थी, मैंने इसे देखा था। देखो कबूतर और बुलबुल बहन, ये मासूम शक्ल वाली चिड़िया कितनी बुरी है। तभी बंटी चिड़ा भी वहाँ आता है और ये सारी बातें सुन लेता है। कोमल, क्या ये सच है? क्या मेरी माँ की हालत तुम्हारी वजह से हुई है? कोमल चिड़िया रोते हुए कहती है, बंटी जी, आप तो जानते हैं ना मुझे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो माँ जी की जिंदगी के लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन कोई भी कोमल चिड़िया का भरोसा नहीं करता। और बंटी चिड़ा कोमल चिड़िया से कहता है, कोमल, तुम यहाँ से चली जाओ और मैं तुम्हें कभी देखना नहीं चाहूँगा, इसलिए इस जंगल को छोड़कर ही चली जाओ, यही तुम्हारी सजा है। ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया दंग रह जाती है, लेकिन चिड़िया हिम्मत हारने वाली नहीं थी। वो समझ गई थी कि ये सब कव्वों का किया है। वो उस समय चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब रात हो जाती है तो कोमल चिड़िया चुपके से कव्वों की खिड़की में जाकर छुप के बैठ जाती है। हो, बिजली, वो जहरीला फल जो हमने चिड़िया की सांस के पानी में मिलाया था, उसने बहुत अच्छा असर किया। अब बस कल का इंतजार है। जैसे ही सावित्री आखिरी सांसें लेगी तो हम बंटी को भी भगा देंगे। हाँ बादल जी, और जो बीज मैंने चिड़िया के घोंसले के नीचे छुपाए थे वो तो पक्का सबूत बन जाएंगे। ऐसी बातें कर करके वो काफी जोर जोर से हंस रहे थे। ये सारी बातें सुनकर कोमल चिड़िया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इन कव्वों का कोई सबूत भी नहीं है। मैं अपनी सच्चाई कैसे साबित करूंगी? जो भी हो, लेकिन मुझे अपनी माँ जी को बचाने के लिए नीली पहाड़ी से वो जड़ी बूटी लानी होगी।
जो हर जहर का तोड़ है। वो रात तो कोमल चिड़िया एक पेड़ की डाल पर गुजारती है। अगली सुबह होते ही वो नीली पहाड़ी की ओर चली जाती है। नीली पहाड़ी पर चीलों और बाजों का पहरा था। कोमल अकेली थी। रास्ते में चिड़िया को बुलबुल मिलती है। अरे चिड़िया बहन, ये क्या? ये रास्ता तो नीली पहाड़ी को जाता है। तुम वहाँ क्यों जा रही हो? वहाँ मत जाओ, वो चीलें और बाज तुम्हें मार डालेंगे। बहन, मेरी माँ जी की जिंदगी खतरे में है। अगर मैं वो जड़ी बूटी ना लेकर आई तो मेरी माँ जी को कुछ भी हो सकता है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे हर हाल में जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो एक पहाड़ी के पीछे छुप जाती है। अरे ये क्या, यहाँ तो ढेर सारी चीलें हैं। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो ये मुझे मारकर खा जाएंगी। कोमल चिड़िया थोड़ी देर कुछ सोचती है और फिर वहाँ से उन चीलों के पास जाती है। अरे अरे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जल्दी चले जाओ। मैंने अभी देखा है एक बहुत बड़ा चीलों का झुंड इसी ओर ही आ रहा है। मैं तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रही थी। तुम सबको देखा तो सोचा कि तुम्हारी जान भी बचा लूं। चिड़िया की बात सुनकर वो चीलें भी डर जाती हैं। चलो यहाँ से चलो, हम अपनी गुफा में जाकर छुप जाते हैं। ऐसा कहते हुए वो सारी चीलें वहाँ से चली जाती हैं। कोमल चिड़िया वो चुपके से जड़ी बूटी लेती है और वापस चली जाती है। जब कोमल चिड़िया वापस आ रही थी तो रास्ते में वो कौवे चिड़िया को देखकर रोक लेते हैं। अच्छा, तो तू इस बूटी से अपनी सास को बचाना चाहती है। इसका मतलब है बादल जी, इसे सब मालूम हो गया है। हाँ बिजली, ये चीलों से तो बच गई, लेकिन अब हमसे नहीं बच पाएगी। ऐसा कहते हुए बादल कौवा और बिजली कौवी चिड़िया पर हमला करने लगते हैं। कोई है, मेरी मदद करो, मुझे इन कौवों से बचाओ। तभी कबूतर कुछ पक्षियों को लेकर वहाँ आ जाता है और वो सब कौवों को घेर लेते हैं और उसे मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। कोमल चिड़िया घायल हो चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए अपने घोंसले में पहुँचती है और अपनी सास को वो जड़ी बूटी का रस देती है। कुछ ही समय में सावित्री अपनी आंखें खोल देती है। शुक्र है माँ जी, आप ठीक हैं। इसी समय कबूतर और बाकी पक्षी उन कौवों को वहाँ लेकर आते हैं। बंटी, तुम्हारी पत्नी निर्दोष है। ये सब किया कराया इन कौवों का ही है। कौवों, जल्दी से सारा सच बताओ, वरना हम तुम्हें पहाड़ी चीलों के हवाले कर देंगे। कौवे चीलों का नाम सुनते ही डर जाते हैं और वो सारा सच बता देते हैं। अब बंटी चिड़े और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बेटी, मैंने तुझे आग में झोंका और तू मेरे लिए ही अमृत ले आई। मैं सास बनने के चक्कर में पक्षी बनना भूल गई। मुझे माफ कर दे कोमल बिटिया। हाँ कोमल, मुझे भी माफ कर दो। मैंने कुछ सोचे समझे बिना तुम पर शक किया। माँ जी और बंटी जी, जब घर में आग लगती है तो इसका दुश्मन ही फायदा उठाते हैं। अगर हम सब एक होते तो इन कौवों की इतनी हिम्मत ना होती कि ये हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखते। फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर कौवा और कौवी को उस जंगल से निकाल देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, नफरत की दीवारें हमेशा कमजोर होती हैं, जबकि मोहब्बत और सब्र का फल हर तूफान का मुकाबला कर सकता है। कोमल चिड़िया ने न सिर्फ अपनी सास की जान बचाई बल्कि अपने टूटते हुए घर को भी बचा लिया। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में बंटी चिड़ा कौवे सेठ के यहाँ बारिश में भीगते हुए अनाज की बोरियां उठा रहा था। अरे ओ बंटी, जल्दी कर, तुझसे एक बोरी नहीं उठाई जा रही। अपने साथ के दूसरे पक्षियों को तो देख, कितनी बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर गोदाम में रख रहे हैं और तू कछुए की तरह आराम से चल रहा है। ऐसे काम करेगा तो तुझे पगार नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर बंटी चिड़ा रोने लगता है और कौवे सेठ से कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार मत काटना, मैं अब जल्दी जल्दी काम करूँगा। थोड़ी देर तक सभी पक्षी अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर सभी पक्षी कौवे सेठ से पगार लेने आ जाते हैं। शेले बंटी, तेरे आज की पगार। मगर मालिक, ये तो बहुत कम है। अरे ओ बंटी, तू मुझसे अब हिसाब करेगा, काम तो तू ठीक से करता नहीं है।
मुझे इतने पैसे ही मिलेंगे। अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, जितने पगार मिल गई यही बहुत है। आ गया ना लाइन पर, चला भाग जा यहाँ से। इतना मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाकर बिजली से पकोड़े बनवाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर चला जाता है। बाकी भी मजदूर पक्षी छाता लिए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। बंटी चिड़ा ठंड में कांपते हुए तोते के पास जाता है। तोते यार, मुझे भी आज अपने साथ ले जाओ। मेरे पास छाता नहीं है, मेरा घर थोड़ी दूर ही है। बहुत ठंड लग रही है, बरसात में भीग गया हूँ। नहीं नहीं बंटी यार, मुझे माफ करना, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर है। और तो और तुम्हारा घर नदी के पास है। तुम्हें तो पता है, वहाँ बारिशों के दिनों में पानी बहुत ऊपर आ जाता है। वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है। तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। न कहते हुए तोता अपना छाता लिए वहाँ से चला जाता है और बंटी चिड़ा भी बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। कोमल बहू, देख यहाँ बहुत पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ रख दे। माँ जी, अब तो घर में एक बाल्टी भी नहीं बची। ना जाने आज तो बारिश सुबह से बरस रही है, एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल रहा। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। घर आकर बंटी चिड़ा अपने घर को देखकर चिंता में पड़ जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोमल, एक बाल्टी मुझे दो, मैं भी पानी निकालता हूँ। अदी जी, आप तो सारा दिन के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो मैं सबके लिए भोजन भी बना दूंगी। माँ, पिता की तबीयत कैसी है? बेटे, तुझे तो पता है, तेरे पिता अब चल फिर नहीं सकते, बस घोंसले में ही लेटे रहते हैं। दवा मैंने दे दी है, बस आराम कर रहे हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे, जबकि बंटी चिड़ा अपने परिवार को लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर घर बनाकर रह रहा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में तो पानी का बहाव कम रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता था। सारा दिन बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। बहू, जाकर रसोई में देख कि अनाज पड़ा है कि नहीं, कहीं वो भी बारिश के पानी में भीग तो नहीं गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं अभी सबके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाती है। वो पूरा परिवार रूखा सूखा भोजन खाता है। बेटे, अब हमें अपना पक्का घर बनवा लेना चाहिए, जरा देखो तो कभी भी टूट सकता है। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, बारिशें बहुत तेज हो रही है। ऐसी बारिशों में काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ जो अपने परिवार का सहारा भी नहीं बन सकता। कोई बात नहीं पति जी, बस 2-3 महीनों की तो बात है। ये बरसात के दिन भी कट जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका लेकर नदी से पानी भरने आती है। वो नदी का पानी देखकर डर जाती है। अरे ये क्या, पानी तो बहुत ऊपर तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है और रात में वो अपने परिवार से बात करती है। बंटी जी, आप जाकर अपने मालिक से पैसे उधार ले लें, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारे लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कोमल, मैं कल मालिक से जाकर पैसे मांगता हूँ। अगली सुबह बंटी चिड़ा कफे सेठ के पास जाता है। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपने लिए किसी और जगह नया घर बनवाना है। आपको तो पता है बरसात का मौसम है और मेरा घर नदी के पास है। अगर मैंने नया घर नहीं बनवाया तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बंटी, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तू जा यहाँ से। तभी जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। माँ जी, इतना पानी भी निकाल लिया, लेकिन ये पानी तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तभी बंटी चिड़ा आता है। माँ, आप पिताजी को संभालें। कोमल, तुम मीना को साथ लो और सामान बांधो, जल्दी घर से बाहर निकलो। बेटे, क्या हुआ? तू इतना हाँफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। कबूतर चाचा ने बताया है कि हमारे जंगल में बाढ़ आ रही है। बाढ़ का पानी यहाँ किसी समय भी आ सकता है। हमारा घर तो नदी के पास है,
जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है। वो सभी पक्षी अपना सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर बंटी चिड़े के पिता पर आकर गिरता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तड़पते तड़पते वो मर जाता है। अपने पति को खोने के बाद सावित्री अपना सुध बुध खो देती है। बंटी के बाबा, कहाँ चले गए तुम? मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। तुम्हारे बिना जीकर मैं क्या करूँगी? माँ जी, ये वक्त ठहरे होने का नहीं है, चलिए जल्दी से घर से बाहर निकलिए। जैसे ही वो परिवार घर से बाहर निकलता है तो पूरा घर नदी में बह जाता है। मीना, मेरे पास ही बैठी रहना। बाढ़ का पानी बहुत ऊपर तक आ चुका था। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। माँ, क्या अब हम मर जाएंगे? नहीं मीना बेटी, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। वो परिवार बहुत सहमा हुआ बैठा था। तभी महारानी चील अपने सिपाही उल्लुओं के साथ नाव पर आती है। पक्षियों, घबराओ नहीं, हम सब आपको बचाने आए हैं। नाव को देखकर उस परिवार की टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती है। कुछ ही देर में चील के सिपाही उल्लू उन सभी पक्षियों को बचाकर नाव में बिठा देते हैं। ऐसे चील महारानी पूरे जंगल में फंसे हुए पक्षियों को बचाती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहाँ ढेर सारे पक्षी थे जिन सब के घर बारिश में टूट चुके थे। देखो पक्षियों, तुम सब दाना खाओ और आराम करो। अब किसी बात की चिंता मत करना। जिन पक्षियों के घर भी टूट गए हैं, मैं उन सबको नए घर बनवा दूंगी और आप सब पक्षियों को काम दूंगी। ये बातें सुनकर सभी पक्षियों को तसल्ली होती है और कुछ ही दिनों के बाद चील महारानी उन सब पक्षियों के लिए नए घर बनवा देती है और उन सब पक्षियों को काम भी देती है। घने जंगल में कोमल चिड़िया अपने 2 बेटे और 2 बहुओं के साथ रहती थी। फिर भी उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं थी। दीदी, आज तो मेरा दाल चावल खाने को मन कर रहा है। हाँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? पिंकी, जाकर बनवा लो उस बुढ़िया से। आखिर वो बुढ़िया हमारे किस दिन काम आएगी। हाँ दीदी, ये मानना ही पड़ेगा। वैसे वो बुढ़िया भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाती है। ऐसा कहते हुए चिड़िया की छोटी बहू अपनी सास को आवाज देती है। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी यहाँ आ। चिड़िया काम करते हुए वहाँ से अपनी छोटी बहू के पास आती है। क्या हुआ छोटी बहू? मैं पोछा लगा रही थी। क्या अभी तक घर का काम नहीं हुआ? बेटी, बस कर रही हूँ। हाँ, जल्दी से काम करो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और मुझे दाल चावल बना कर दो। ठीक है बहू, पहले मैं तुम्हारे लिए भोजन ही बना देती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और वो दाल चावल बनाती है। दाल चावल बनाकर वो अपनी बहुओं को देती है। बहुत स्वादिष्ट है। देखा ना, कितना स्वादिष्ट भोजन बनाती है ये बुढ़िया। हाँ पिंकी, भोजन तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। चिड़िया की दोनों बहुएं मजे से भोजन खाती हैं और उसके बाद अपनी सास से कहती हैं। सुनो माँ जी, हमने भोजन खा लिया है। तुम रसोई में जाकर सारे बर्तन धो दो। हो सकता है हमें आने में देर हो जाए। और हाँ, शाम का भोजन भी बना कर रखना। अपनी सास को काम का ऑर्डर देकर वो दोनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। ए ऊपर वाले, मैं क्या करूँ? इस उम्र में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। एक तो मेरे पंखों में बहुत दर्द है। फिर कोमल चिड़िया जैसे तैसे करके रसोई में सारे बर्तन धो देती है और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है। शाम हो जाती है। चिड़िया के दोनों बेटे भी घर लौट आते हैं। अजी, आ गए आप? हाँ, भोजन लगा दो, हमें बहुत भूख लगी है। तभी कोमल चिड़िया अपने बेटों के पास आती है। बेटे, आ गई तुम। आज का दिन कैसा रहा? क्या हम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे माँ? अगर सवाल जवाब हो गए हो तो हमारे लिए भोजन लगा दो। चिड़िया ये बातें सुनकर चुप हो जाती है। वो जानती थी कि इस घर में उसकी आंसुओं से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चिड़िया की बहुएं तो लड़ती ही थीं, साथ में उसके बेटे भी अपनी माँ से ठीक से बात नहीं करते थे। देख बुढ़िया, तुझे कितनी बार कहा है कि आते ही इनका मूड ना खराब किया करो।
बड़ी बहू, मैं तो बस अपने बच्चों से बात कर रही थी। उसकी तुम चिंता मत करो, बात करने के लिए हम हैं ना। वाह बहू, तुमने ठीक बात की है। माँ बाप की जरूरत तो बस बचपन में ही होती है, जब तक बच्चों को नहाना खाना नहीं आता। जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपना काम खुद करने लगते हैं, तो उन्हें अपने माता पिता की जरूरत नहीं होती। वो उन्हें लात मारकर भगा देते हैं। बस बच्चों, अब मैं और इस घर पे नहीं रह सकती। अब मेरी तुम सबको कोई जरूरत नहीं रही। मैं अभी इसी समय ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जाओ जाओ, कहाँ जाओगी? हम भी देखते हैं। यहाँ तुम्हें रहने के लिए छत और भोजन तो मिल रहा है ना। चाहे मुझे जहाँ भी भटकना पड़े, लेकिन तुम जैसी औलाद के पास नहीं आऊंगी। कोमल चिड़िया अपना सामान बांधती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के दोनों बेटे और उसकी बहुएं चिड़िया को जाता हुआ देख रही थी, लेकिन कोई भी चिड़िया को जाने से रोकता नहीं है। चिड़िया भूखी प्यासी जंगल में अकेली भटक रही थी। एक दिन उसे अपनी पुरानी सहेली बिजली कभी मिलती है। अरे कोमल, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? अपनी पुरानी सहेली को देखकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे सारी बात बता देती है। तुम चिंता नहीं करो चिड़िया, कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम चलो, तुम मेरे साथ चलो। बिजली कभी कोमल चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए भोजन देती है। बिजली बहन, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? कोमल बहन, कुछ सालों पहले मेरे बच्चों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। ये बच्चे ऐसा ही करते हैं, जब इन्हें माँ बाप की जरूरत नहीं पड़ती तो उन्हें लात मारकर निकाल देते हैं। लेकिन चिड़िया बहन, तब मेरे पास कुछ गहने थे जिन्हें बेचकर मैं अपना कारोबार करती हूँ, खुद कमाती हूँ और खुद खाती हूँ। मुझे अब किसी की चिंता नहीं है। तुम चिंता नहीं करो, अब हम दोनों सहेलियां मिलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। चिड़िया बहन, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अब तुम मेरे साथ हो और मैं अपने मन की सारी बातें तुमसे कर सकूंगी। ऐसे वो दोनों सहेलियां बातें करते करते सो जाती हैं। अगली सुबह हो जाती है। बिजली, मैं क्या कह रही थी कि मैं भी कोई तुम्हारे साथ काम शुरू करूं। ऐसे तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और हम दोनों को सहारा भी मिल जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। क्या तुम भी पकोड़े बनाकर बेचोगी? नहीं बिजली बहन, मुझे पकोड़े तो अच्छे नहीं बनाने आते, लेकिन हाँ, दाल चावल मैं बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे आज भी तुम्हारे दाल चावल का स्वाद अच्छे से याद है। तुम उन्हें बनाकर बहुत अच्छे से मुनाफा कमा सकोगी। ऐसे वो दोनों सहेलियां एक ही ठेले पर दाल चावल और पकोड़े बनाकर बेचने लगती हैं। समय गुजरने के साथ साथ उनका ठेला पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है। जंगल के सभी पक्षी दूर दूर से उनके दाल चावल और पकोड़े खाने आते थे। जब ये बात चिड़िया के बच्चों को पता चलती है, तो वो कहते हैं, बड़े भैया, माँ बहुत पैसे कमा रही हैं, हमें उन्हें वापस लेकर आ जाना चाहिए। हाँ छोटे, तुम ठीक कह रहे हो, ऐसे हमें भी बहुत फायदा होगा। ऐसे लालच में चिड़िया के दोनों बेटे और उसकी बहुएं चिड़िया के पास पहुंच जाती हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। तुम चलो, हमारे साथ वापस घर चलो। देखा बिजली बहन, मैंने कहा था ना कि जब इन्हें पता चलेगा कि माँ इनकी पैसे कमाने लग गई है, तो ये भागे भागे आएंगे। चली जाओ यहाँ से, अब मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उन सबको अपना जवाब मिल जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कोमल चिड़िया और बिजली का भी दोनों सहेलियाँ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।